मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर धक्का मारा और दोनों को रगड़ दिया। ये बड़ा था, इसने क्या किया, मारपीट दोनों में हुए, दोनों में मारपीट हुई। तो क्या किया, छोटे वाले ने रोध होकर के इससे 20 रुपए ले ली। सो बच्चों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ सेकंड लेक्चर लेकर के, आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भर भर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, डोर को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग भर भर के पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग एक काम करिए, पहले पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और जो चीजें हैं यहाँ से लिखना है, ये नहीं कि टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ की एक फोल्डर अच्छे से बना रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज का फोल्डर्स बनाने से कभी पढ़ाई नहीं होती। आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं, ये तो बस रेफरेंस के लिए, अगर लिखना भूल जाओ या छूट जाए तो आप नोट्स बनाने देख करके, इसलिए मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। इसलिए नहीं डालता हूँ कि आप आराम से बस खाली इसके नोट्स के सहारे अपने हाथ से भी लिखना है। कुछ चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ इस पे, तो वो चीजें भी आपको नोट करनी है कॉपी में। ठीक है, और ये नहीं परेशान होना है वर्कआउट नहीं जा रहा है, वर्कआउट जा नहीं रहा है, धीरे धीरे सारे सिस्टम हम लोगों का बन रहा है। वर्कआउट भी आपके पास जाएगा, जब हो जाएगा सारा का सारा वो प्रिपेयर सारे सिस्टम, तो धीरे धीरे चीज होती है। अभी आपके लिए लेक्चर जा रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो उन चीजों को सॉल्व करना है और उस चीजों पे स्टक रहना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी बॉडी से क्या बोलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर कैसा चार्ज, कितना चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, निकाल दिया जाए तो कितना चार्ज डेवलप होगा। अच्छा ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चार्ज कौन सा डेवलप होगा, कौन सा चार्ज डेवलप होगा, ये कमेंट में लिखिए। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आपने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू एनी, आपको दे क्या क्या रखा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर दे रखा है 10, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 19। ठीक है, अब आपको पता है Q निकालना है, कितने चार्ज डेवलप होगा, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, एनी, मतलब n दिया हुआ है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये जब हो जाएगा, जब बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, ऐड हो जाती है, तो 19 में 1 ऐड करेंगे, माइनस 19 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18। क्लियर है, कूलम, इतना चार्ज डेवलप हो जाएगा। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा, लेकिन किसी ने भी कमेंट में आंसर नहीं बताया, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। तो ये कमेंट में जरूर आंसर आप लोग बताया करें। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब टॉपिक में क्या है, पहला कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर इंसुलेटर, 7th क्लास में भी है, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का थोड़ा सा डिफरेंट डिफिनेशन देखेंगे हम लोग, जो क्लास 12th में जरूरी है। जो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब जो आउटर सेल होता है उसमें क्या रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं, मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नए पेज में समझाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता है, ऐसे दिख ही नहीं रहा वो ये कलर तो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसे कुछ रहता है, इसमें होता है न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ बांधे रखता है। ठीक, अट्रैक्ट किए हुए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहे। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिसमें जो बाहर वाले आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं, मतलब बहुत दूर होते हैं, मान लो ये वाला एक सेल लगा दो, इससे बहुत दूर है तो वीकली बाउंडेड है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या ही लेंगे इसका, देखते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ही वीकली बाउंडेड होंगे और अपने ही अंदर मैटर के अंदर ही घूम रहे होंगे, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, जिगजैग ऐसे मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक, वो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें जो मेटल के अंदर, ये नहीं कि बाहर निकल जाएंगे घूम करके, बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते, उसका भी रीजन है, वो रीजन हम बाद में देखेंगे। पहले क्या है, ये किससे बन जाए कि जो ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मटेरियल के अंदर ही फ्रीली घूमते हुए दिखते हैं, घूमते रहते हैं। देखो, अगर बाहर निकलेंगे मटेरियल से, मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा हूँ मटेरियल से, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ना अपनी तरफ। समझ आ रहा है, बहुत ही बड़ी बात मैंने बोली है। क्या बात बोली, अगर ये मटेरियल है
ये पहले क्या है, न्यूट्रल है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, आप वापस से अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए ये बॉडी से बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, क्या होता है, अपने ही जगह पर मतलब मटेरियल के अंदर ही रैंडम मोशन करते रहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से, या वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ पर थे। अब ऐसे मटेरियल्स देखो, मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, मतलब बाहर नहीं मतलब घूम भी नहीं पाते, रैंडम मोशन भी नहीं कर पाते, टाइटली बाउंडेड होते हैं। जो मैं ये फिगर बना रहा हूँ इसके थ्रू समझाता हूँ। यहाँ जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है क्या, टाइटली बाउंडेड है, प्रोटॉन से टाइटली बाउंडेड है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर। अब देखो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है डाई इलेक्ट्रिक्स, जिसका बहुत बड़ा यूज है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे मटेरियल जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, बस खाली अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसुलेटर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी डिटेल डिफिनेशन आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि जो ऐसे मटेरियल जिसके पास बहुत ही कम, थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मतलब थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कभी कभी इंसुलेटर और कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और ऐसे मटेरियल जो टाइटली बाउंडेड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते ही नहीं है, उस मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं जो, ताकि अपने उसमें जो भी मटेरियल के अंदर रैंडम मोशन कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज समझ में आया होगा। और मैंने एक चीज क्या बताई कि बाहर क्यों नहीं निकलते, बाहर इस वजह से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब वो पॉजिटिवली नहीं, बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो बॉडी क्या हो जाएगी, हाँ, बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, बॉडी उसके इलेक्ट्रॉन को वापस से अंदर खींच लेगी। इसलिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकल जाए। वो बात अलग है, जब हम बैटरी लगाते करंट फ्लो होता है, वो चीज अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से होता है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलेटर कंडक्टर वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूमते रहते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन की मटेरियल के अंदर ही, ये बात मैं बार बार प्रिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मटेरियल के अंदर, ये नहीं कि बाहर कहीं घूमने, मटेरियल के अंदर ही घूमते रहते हैं। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा 100% सबको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब देखो चार्ज को क्या किया जा सकता है, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के 3 मेथड्स हैं, चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, फ्रिक्शन, दो चीजों को रब करके चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एक ग्लास रॉड और कैट वाला रिएक्शन पढ़ा होगा। ग्लास रॉड को कैट के हेयर्स पे हम रब करें तो क्या होता है, हमारा जो दोनों चीजें होती हैं वो चार्ज हो जाती है। क्लियर है? ये चीज समझ में आया। और कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है वो बात अलग है, ना ही आपको रटना है, ना ही वो किसी एग्जाम में आता है। बस ये समझना है कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये है चिंटू और ये है मिंटू, और मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर धक्का मारा और दोनों को रगड़ दिया ठीक है, एक दूसरे के ऊपर दोनों को रगड़ दिया। दिखाओ रगड़ के, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो गया। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, सिलेक्शन टूल लिया है मैंने, मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक पूरा, चलो जाने नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, जब भी दो बॉडीज को हम लोग एक साथ रब करते हैं तो उसमें जैसे इन दोनों को मैंने रब किया तो ये मान लो इसका जो था कुछ, ये बार बार लैग होता है जब भी फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो लैग जरूर होता है एक बार। तो क्या करना है, मान लो जब मैंने इन दोनों को रब किया तो इस पे क्या आ गया, इसके थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, दोनों को मैंने रब किया, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, if we rub one body with another body, electrons are transferred from one body to another body। किसी बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा, ये नहीं कोई किसी जिस पे ट्रांसफर हो उसी पे आया। इससे इलेक्ट्रॉन इसने लॉस भी तो किया है ना, लॉस, जब लॉस किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों बॉडी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जाता है।
क्लियर। अब फ्रिक्शन के बाद ये वाला मैंने गलती से पीछे का एक्स्ट्रा ही रह दिया, सब चीजें स्लाइड में लिखी हुई हैं। अब यहाँ दूसरा मेथड क्या है, इंडक्शन। इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से ध्यान से समझना, तब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। मान लो एक बॉडी है, एक है स्फेरिकल बॉल है, ये ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर है। मैंने क्या किया, दूर से एक रॉड लेकर के आया जो कि क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। ये वाले एग्जांपल में क्या है मैं देख लेता हूँ, इस वाले एग्जांपल में नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो मैं एक रॉड लेकर के आया जो कि क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी ना, सॉरी भूल जा रहा हूँ इस चीज को, हाँ नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी। इसके पास लेकर के आया तो क्या होगा, जो इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब क्या आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, इस बॉडी के तरफ आ जाएंगे, क्लियर है, इधर आ जाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को, तो ये बॉल का जो चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जब ये इस तरफ चला गया तो मैंने यहाँ इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग दे दी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इस पे बराबर है, बराबर है ना, अर्थ पे कनेक्ट करने से पहले, अर्थिंग करने से पहले इस पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, बस मैं इसके टच नहीं करा रहा हूँ, बस बगल में लाया, तो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस हो गए, मतलब इस तरफ चले गए, और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए, तो मैंने इसका क्या किया, अर्थिंग कर दिया, अर्थ से यहाँ लाके इसको कनेक्ट कर दिया वायर, अर्थ से लाके जब कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए अर्थ में। अब इस बॉडी पे क्या बचे, बस खाली पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बचे। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, यही इस फिगर में भी दिया हुआ है, यही इस फिगर में भी दिया हुआ है। एक में मेटल रॉड लेकर के आऊंगा, ठीक है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसको लाया मेटल स्फीयर के पास, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तरफ जाएंगे, ये नहीं कि कनेक्ट हो जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे, इसकी तरफ चले जाएंगे, तरफ चले जाएंगे, और नेगेटिव इधर आ जाएंगे। तो मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ग्राउंड में। जब ग्राउंड में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो स्फीयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसी को इंडक्शन बोलते हैं। यही मैंने समझाया ये चीज, यहीं पे समझाया ना, रॉड को लेकर के आया, रॉड को पॉजिटिव चार्ज के जब पास लाया नेगेटिव रॉड को, तो पॉजिटिव सारे चार्ज इस रॉड में मतलब इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुए, बाहर नहीं आए, इंड्यूस हो गए, मतलब इधर पॉजिटिव हुआ इधर नेगेटिव, दोनों बढ़ गए। फिर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको अर्थ से, अर्थ में चले गए इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप करिए, ठीक है। और कहीं कहीं इस एग्जाम्पल को, चलो ठीक है, वैसे कहीं दिया जाता है तो बात अलग है, अभी वैसे बुक्स वगैरह में ऐसे ही दे रखा है तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। पहला क्या था, फ्रिक्शन, फिर क्या था, कंडक्शन, मतलब इंडक्शन था, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, कंडक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब दो बॉडीज को हम क्या लाते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, एक बॉडी चार्ज है, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है, इसमें मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या करेगी, ये अपने चार्ज को इस पे जब दोनों को टच कराएंगे तो एक दूसरे पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज बाय कॉन्टेक्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज। जब हम दो कंडक्टिंग बॉडीज को कॉन्टेक्ट में लाते हैं और इस मेथड से जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। समझ में आ रहा है? एक था फ्रिक्शन, एक था इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है बिना टच किए, ठीक है, इंडक्शन मतलब दूर से बिना टच किया। हमने क्या बॉडी, दोनों बॉडी को टच कराया था, नहीं कराया था, बस खाली चार्ज को इंड्यूस किया था। इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए थे, इस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव को ग्राउंडेड कर दिया था। क्लियर? तो एक होता है कंडक्शन, समझ में आ रहा है? अब ये अगला क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडीज को पास पास में हम लोग लाते हैं और चार्ज का ट्रांसफर कब तक चलता है, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। बराबर नहीं, एज सच बराबर नहीं होता है, मतलब जब दो बॉडी का शेप बराबर है तब बराबर होता है। वो चीजें भी बाद में आएंगे तो पढ़ेंगे उस चीज को, बट अभी ये समझना है कि जब चार्ज का ट्रांसफर कॉन्टेक्ट में दो बॉडी को लाने में होता है तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। अब कंडक्शन से एक बात याद आई कि हमारे कुछ एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th पढ़ के आए हो ना 11th में, मतलब 12th में, तो क्लास 9th पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, क्लास 11th में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है बस खाली। तो क्या है, किसी भी एक सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम मतलब क्या हो गया, सिस्टम की मतलब, सिस्टम का मतलब हो गया जैसे ये है, सिस्टम की बात हो रही है, यहां ध्यान देना। सिस्टम की जहां बात होती है वहां एक दो से ज्यादा चीज हो जाती है, दो या दो से ज्यादा चीज हो जाती है। मतलब एक मान लो ये है, ठीक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इसके पास क्या है,
मान लो इसके पास क्या था, +3 चार्ज था, और इसके पास क्या था, -2 चार्ज था। ठीक है, अब दोनों का मिला के कितना चार्ज हुआ, दोनों का मिला के जो चार्ज हुआ +3 और -2 5 हुआ ना। जितने लोग 5 बोल रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि 5 नहीं होता है। मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में ही बताया था कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं। स्केलर एडिशन क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना है, +1 है इन दोनों पे। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या किया, रब कर दिया, दोनों को पकड़ा, दोनों को रगड़ दिया, ऐसे पकड़ते हैं इसको, इसके साथ रब कर दिया। ठीक है, रब किया मैंने इसके साथ, फिर इसको रख दिया। अब रब करने के बाद क्या कंडीशन बनी, रब करने के बाद इसकी कंडीशन क्या बनी, रब करके यहाँ मैंने रखा इसको, और मान लेते हैं इसको भी रब किया, इसको भी रब किया, इसको भी यहाँ रखा। अब रब करने के बाद क्या कंडीशन बन रही है, इस पे जो चार्ज था +3 था, अब इस पे क्या चार्ज आ गया, मान लो -2 चार्ज आ गया। ठीक है, -2 चार्ज आ गया, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ गया, नहीं -2 रखेंगे तो वही बराबर ही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अलग कुछ रखते हैं। मान लो इस पे कितना आ गया, -1 चार्ज आ गया, और इस पे कितना चार्ज आ गया, +1 लगाना है हमें, तो हम लिख देंगे इस पे आ गया, मतलब मान लो +2 चार्ज। ठीक है, इस पे +2 चार्ज आ गया। अभी भी देखोगे जो सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 -1 विच इज +1। अभी भी सिस्टम का जो टोटल सिस्टम क्या था, ये दोनों जो दो बॉडीज थी, ये दोनों बॉडीज मिलकर क्या बना रही थी, एक सिस्टम बना रही थी। अब इस सिस्टम का जो स्टार्टिंग में टोटल चार्ज 1 था, अभी भी टोटल चार्ज 1 ही है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो, यहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है हमारा छोटा सा चिंटू। देखो एकदम रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चल रहा हूं मैं, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब ये है हमारा छोटा सा, इसका भाई मिंटू। क्या हुआ, इसके पास थे 50 रुपए, इसके पास थे 10 रुपए। ठीक है, तो इन लोगों के पास टोटल कितना रुपया था, 60 रुपया था, मिला के कितना था, 60 रुपया था। अब क्या किया चिंटू मिंटू में हो गई लड़ाई, ये बड़ा था, इसने क्या किया, मारपीट दोनों में हुए, दोनों में मारपीट हुई, तो क्या किया, छोटे वाले ने रोध होकर के इससे 20 रुपए ले लिए। अब 20 रुपए चिंटू से ले लिए, समझ आया, तो इसके पास बचे 30 रुपए। अब इसने लिए जब मिंटू ने इससे पैसे, तो मिंटू के पास कितने हो गए, 30 रुपए हो गए। अभी भी दोनों के पास मिला के कितना है, जो टोटल था कुछ फर्क पड़ा क्या, अभी भी दोनों के पास मिला के 60 ही रुपए हैं, जितने पहले थे, लड़ाई से पहले जितने थे उतने रुपए अभी भी हैं। पैसा जो क्या है वो कंजर्व है, पैसा कहीं गया नहीं गया ना, पैसा कंजर्व है अभी भी। ऐसे इन दोनों का जो टोटल मिला के चार्ज था वो कंजर्व है, रगड़ने वगड़ने पे चार्ज इधर उधर तो हुआ, लेकिन टोटल चार्ज स्टिल कंजर्व है। तो यही हमारा इस लाइन में लिखा हुआ है, द टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो, और क्या हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, सिस्टम की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय ए नेट चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड है मतलब ये बाहर से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। आइसोलेशन मतलब यही तो होता है कहीं से, तो इसमें क्या हम चार्ज ला सकते हैं, मतलब टोटल चार्ज 1 है तो क्या हम इस पे चार्ज बढ़ा या घटा सकते हैं, क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। हमें या तो इंडक्शन, कंडक्शन या फिर क्या फ्रिक्शन, 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब ये आइसोलेटेड है, कहीं से जुड़ा ही नहीं है, तो ना हम तीनों में से कोई मेथड यूज कर पाएंगे, आइसोलेशन में है ना ये, तो नहीं यूज कर सकते, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम पे इम्पॉसिबल है चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जिनके पास चार्ज है वो तो डिस्ट्रॉय और क्रिएट हो सकते हैं, बट चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी आगे आपको समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, चलो अब आगे क्या दे रखा है, आगे हमारा जो टॉपिक है, आगे क्या है, आगे हमारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को देता हूं इसमें 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पूरी ईमानदारी के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। पूरी ईमानदारी के साथ जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, टाइमर एक लगा देता हूँ, चलो चलो टाइमर भी लगा देते हैं, आधे बच्चों ने तो सॉल्व कर ही लिया होगा। चलो 1 मिनट का टाइमर, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। ये क्या है, हमारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.1 है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.1 है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने इंडक्शन प्रोग्राम में भी बताया था। ठीक है, ये चीज़ बताई थी जो पहला वीडियो था कि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने देखी यहाँ क्या क्वेश्चन में है, इफ इतना इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकल रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज को दूसरी बॉडी तक जाने में। ठीक है, हर मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक कूलाम चार्ज को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जल्दी से यहाँ ध्यान दे करके ध्यान दीजिए यहाँ पर, और जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ आपका समय अब हो चुका है समाप्त। चलो फिर कट करते हैं इसको, अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सेकंड में इतना, मतलब इफ इतना इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द बॉडी एवरी सेकंड, एक सेकंड में, एवरी सेकंड, हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकलेगा, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने निकल रहे हैं, 10⁻⁹ है, 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकलेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन होगा 1/9 सेकंड में निकलेगा। क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर है या फिर नहीं, इतनी देर में निकलेगा, 100% श्योर हो गए इस बात के लिए। लाइट बंद कर दी, लाइट रिफ्लेक्शन आता है, तो क्या हो जाएगा, इतने एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में इतना समय लग रहा है। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Q इज इक्वल टू दे रखा है कितना हमारे पास, 1 कूलाम, Q इज इक्वल टू 1। अब कितने चार्ज है बॉडी के पास, एक सेकंड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में इतना टाइम लगेगा, ये समझ में आया। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में निकलेगा, 1/10⁹ सेकंड में। क्लियर है, ये चीज तो कुछ है नहीं, बच्चों वाली चीज है, इसमें कहां से डाउट आ सकता है क्या कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछना। अब क्या दे रखा है, जो Q दे रखा है वो 1 कूलाम है, N आपको निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन से वो निकाल लो पहले, N हमें निकालना है। ठीक है, और E पता है हमें क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, याद करो, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, याद करो कल के लेक्चर में ही था ये चीज। तो Q क्या होता है, 1 इज इक्वल टू NE, N क्या है, N हमें निकालना है, E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको क्या लाएंगे, इधर ले आएंगे, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब 19 वाले को ऊपर पहुंचा दो, 1/6 1.6 × 10⁻, पॉजिटिव में 19 हो जाएगा। क्लियर, पॉजिटिव में 19 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो आगे हम 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/16, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया ऊपर, इंटू 10⁻19। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिवाइड करके कैलकुलेट करो, जल्दी से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। ओ शिट, छोटा होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अंडू करो, अंडू करते हैं। ठीक है, छोटा ही तब होता है जब मेरे पास ये पीपीटी ना खुली होती, डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड होता, तब ये छोटा होता। चलो यहाँ पर हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलाम, N इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमें N निकालना है, तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/E। तो N इज इक्वल टू, Q कितना है, 1 है, E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको 19 को ऊपर भेज दो, तो क्या बचेगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको करोगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, तो 10/16 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखो, 5 2 5 = 10, 2 8 = 16, 5/8 को डिवाइड करो। मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे इस चीज़ में। 5/8 करना है, अपॉन 8, 0.625 आ जाएगा, 0.625 × 10⁻⁻19। अब एक पॉइंट हम इधर खिसका देंगे, जब भी एक पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस होती है, पावर में से एक घट जाता है ना, तो एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अच्छा अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बताओ। नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, ठीक है, इसकी यूनिट मत लिखने लगना, समझ में आ रहा है, नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे मेरे पास एक पेन है तो एक है ना, अब यूनिट क्या इसकी बताओगे, कुछ यूनिट बना सकते हो क्या,
बना सकते हो तो बनाओ, ना मैं तो बना के दिखाओ, फिर बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ हम अब आगे सॉल्व करेंगे। हमारा मकसद ये थोड़ी था, मकसद भूलना नहीं है, हमारा मकसद ये थोड़ी निकालना था। हमारा मकसद क्या था? मकसद तो बच्चों हमारा था कि कितने टाइम बाद पूरा ये खाली हो जाएगा, पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इतनी देर में ट्रांसफर होता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर होंगे ये हमें बताना है। इतने, जैसे एक केला मैं 1 मिनट में खाता हूं, तो 10 केले कितना खाऊंगा? 10 मिनट में खाऊंगा, 1 इंटू 10 कर देंगे। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा है? टोटल टाइम, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में समय लग रहा है 10⁻⁹। तो जो इतने इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? ये यहां से कट जाएगा, बचेगा पावर 10 बचेगा। पावर माइनस होती है ना जब सेम होता है, तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेज में, अगर हम इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी आफत आ जाएगी। चलो सेकंड को डेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए? डिवाइड करना पड़ेगा। पहले सेकंड को करेंगे हम मिनट में कन्वर्ट, फिर मिनट को करेंगे हम हावर में कन्वर्ट, फिर हावर्स को करेंगे हम डे में कन्वर्ट, फिर डे को करेंगे हम, बस 24 होते हैं ना, एक दिन में 24 हावर्स होते हैं। तो ये क्या किया हमने, एक मिनट को एक सेकंड में 60 मिनट होते हैं, मतलब हाँ, इसको क्या पहले मिनट में कन्वर्ट, मिनट से फिर क्या हावर में कन्वर्ट, फिर हावर से करेंगे डे में कन्वर्ट। ठीक है, डे में ही कन्वर्ट कर देंगे, बस डे में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा डे निकल आएगा। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन किया होगा इसमें समझ में आया होगा, अगर इस कैलकुलेशन को किया होगा तो समझ में आया होगा एक चीज कि बड़ा लंबा आ रहा है, बड़े ज्यादा डेज आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये डेज तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मिटाते हैं, ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ मैं कैलकुलेटर से जल्दी से कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इतने लंबे कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। क्या पहले कैलकुलेट करना था, हम डिनोमिनेटर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको तो 6.25 रहने दो, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3153600। ठीक है, 600 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 10⁻10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे आगे इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको मैं अगेन इरेज करूंगा, 6.25 इंटू, ऑन है कि नहीं, ऑन है, 6.25 इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3153630। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.98186619 ऐसे समथिंग समथिंग आता रहेगा। तो लगभग हम मान सकते हैं इसको, अगर हम आगे बढ़ाएंगे डिजिट को इसके हिसाब से, पावर के हिसाब से, तो लगभग आएगा 198 ईयर्स। तो क्या आ जाएगा, इतने साल लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन को। ये क्वेश्चन क्या था, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था। क्या है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं हर सेकंड, तो एक कूलम चार्ज को मूव होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या लग जाएगा, 198 ईयर्स लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। 197 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम क्या मानेंगे, 198 ईयर्स लग जाएंगे पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने में। अब क्या नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमूव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ मेटल टू गेट पॉजिटिव चार्ज इतना। ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा, मतलब चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले अगेन जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो हम क्या लिखते हैं, पहले गिवन लिख देते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उसके बाद n दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यही निकालना है, n हमें निकालना है, और ये हमें पता है हमेशा। E की वैल्यू याद कर लो हमेशा, क्योंकि बार बार यूज आ रही है, 19 कूलम, हमेशा के लिए याद कर लो। ठीक है, बार बार ये यूज आने वाली है, इसलिए इसको एकदम लर्न हो जाना चाहिए आपको। तो क्या होता है, n का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू होता है Q अपॉन E। Q कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻7, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7।
19, तो इसको आगे करोगे सॉल्व, ऊपर पहुंचा दो 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। क्लियर है ये चीज। अब इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻7 माइनस करोगे 19 में से, क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, 12 बच जाएगा अपॉन -19 होता है, हाँ +19, ठीक है, 1.6 बचेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अगेन कुछ पॉइंट में आंसर आएगा जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अभी सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अगेन सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प से, सॉल्व कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6.25, 0.625 इंटू 10⁻12। इसको अगेन एक डिजिट उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कि इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर देते तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। चार्ज मतलब चार्ज, हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं, ये नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा। इतने चार्ज को हमें रिमूव करना है ताकि बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए पॉलीथीन इज रब्ड विद ए वूल। ठीक है, एक पॉलीथीन को हमने क्या किया है, वूल से मतलब ऊन से रब किया है, तो उसका चार्ज इतना आ गया है। ठीक है, माइनस चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होता है, मास भी साथ में आता है। मैंने कल बताया था ना, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में आएगा या किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका मास कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच ट्रांसफर्ड बाय द पॉलीथीन, पॉलीथीन से कितना मास को ट्रांसफर किया। देखो वुल पे इतना चार्ज आया है, मतलब जो ऊन है उस पर चार्ज आया है, तो पॉलीथीन ने अपना कितना मास, इलेक्ट्रॉन तो उसने अपना दे दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कितना मास दिया है। तो मास हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो ये होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन का मास ये रहता है 9 इंटू 1, मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। बहुत ज्यादा, देखो मास क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास। हम लोग इसलिए कई कैलकुलेशन में तो इसको वो मान लेते हैं, मतलब कि 0 मान लेते हैं। ठीक है, 10⁻⁴। अब यहाँ ध्यान देना कि कितना मास हमारा इलेक्ट्रॉन का है, ये मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और कितना चार्ज आया है, तो हमें बता लगाना है पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए। एक इलेक्ट्रॉन आया होता तो इतना मास पॉलीथीन ने दिया होता। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आए नंबर निकालना है। क्यू दे रखा है, क्यू कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻7 है। ठीक है, ये दे रखा है, और हमारे पास ई पता है। अब ई तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगेन। तो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं। तो ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग बार बार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन में इसलिए कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ ताकि टाइम हम लोग का बच जाए, नहीं तो लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत लंबी चली जाएगी। और कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो बेसिक मैथ के लेक्चर्स हैं, वहां देखोगे बेसिक मैथ, उसके भी लेक्चर्स हैं, तो उसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन थोड़ा आप लोगों को देखो प्रैक्टिस करना है। कॉपी और पेन लेने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो। ये अब एन की वैल्यू निकाल के जल्दी से दिखाओ, पेन और पेपर लेके बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो और इसकी वैल्यू निकाल के जरूर बताओ मुझे। वैसे मैं अभी यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पॉज किया होगा तो आपने निकाल लिया होगा। एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन ई होता है तो -2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ई क्या है 1.6। अब माइनस की तो जरूरत ही नहीं है, माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड से क्या मतलब, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, अब इंटू 10⁻⁻19, तो ये क्या हो जाएगा 2, अब -7 है और ये 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा अपॉन 1.6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20, इसको 20 मान लेते हैं, 2 5 जा 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, चलो मान लो यहाँ 0 बढ़ा दिया मैंने, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे, आगे जब सॉल्व करोगे तो 4 में कब आता है, 4 1 जा 4, पॉइंट लगे एक 0 बढ़ जाएगा। मैं मन में कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 4 2 जा 8 होता है, 4 5 जा 20 होता है, इंटू 10⁻⁷ जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ट्रांसफर। अभी ये आंसर नहीं है, इसको आंसर समझने की बिल्कुल गलती मत करना, खुश नहीं होना है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा कमेंट में बताएंगे, या फिर मैं चलो सॉल्व कर दूं क्या, सॉल्व कर दूं क्या, जल्दी से बताओ। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू, मास कितना आएगा, मास आ जाएगा हमारा
9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 31 इंटू 1.25 इंटू 10⁻12, यही हमारा हो जाएगा मास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मैं आधा इसलिए सोचता हूँ कि कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन ये एग्जांपल 1.2 में है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 1.2 में क्या गड़बड़ किया है, अमाउंट ऑफ वाटर नहीं बताया। तो क्या आपके पास ये कप है, तो कप बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो इसको अमाउंट ऑफ वाटर बता देना था, जो कि एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स एग्जाम्पल को सॉल्यूशन में ही लिखा हुआ है 250 ग्राम। तो आपको मैं मास पहले ही बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन अभी देखेगा नहीं कोई, 1 ग्राम यही मास दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करना जरूर। देखो अब 2-3 चीजें आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली क्या चीज है, पहले हमने क्या देखा, देखते हैं यहाँ पे ही देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सबसे स्टार्ट करते हैं जो होमवर्क न्यूमेरिकल था वो सॉल्व किया। फिर कंडक्टर और इंसुलेटर समझा। कंडक्टर क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस जो वीकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, वीकली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर क्या होता है, इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। और फिर एक आता है डाइइलेक्ट्रिक्स, जो क्या होते हैं, जिसमें बहुत फ्यू नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? फिर मैंने यही स्ट्रक्चर समझाया क्या था इसमें। फिर हमने क्या समझाया, मेथड ऑफ चार्जिंग 3 होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रबिंग, कंडक्शन मतलब दोनों को टच करना, इंडक्शन मतलब बिना टच के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी चीजें। अब ये टोटल चार्ज, ये चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक लॉ है, समझ लेना, इसको अच्छे से समझा दिया मैंने। और एक क्वेश्चन कुछ कराए हैं, और कुछ जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊँ वो घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए। मतलब एक वीडियो जब खत्म हो जाए, एक तो वीडियो के साथ साथ आपने लिखा, फिर एक बार कॉपी बंद करके वीडियो खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको तो जरूर ट्राई करिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कूलाम्स लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं। कितनी देर?